जी अस्सलाम वालेकुम. So we are back in Next.js class. Right now you all are on the platform of TechBus 51. So आज हम Next.js का एक बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और समझ लें कि मेन जो रीज़न है Next.js को यूज़ करने का. वैसे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज हमारे पास हैं, ठीक है. तो ये वन ऑफ द रीज़न है Next.js को यूज़ करने का. आई एम नॉट टॉकिंग कि यही सिर्फ रीज़न है, आई एम टॉकिंग कि वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है. अच्छा, तो मेनली आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, मैं ओपन कर देता हूँ नेक्स्ट जेएस की ही साइड से, ठीक है, वो है दिस. अच्छा, तो मेनली हम समझते हैं व्हाट इज रेंडरिंग. रेंडरिंग का इन जनरल टर्म रेंडरिंग का मतलब क्या है. तो इन जनरल टर्म रेंडरिंग का मतलब होता है कि हवाले करना, ठीक है, किसी चीज के हवाले करना. ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हम जो ये अपना कोड है ना, इसको हम कर रहे हैं अब रेंडर. ठीक है, तो रेंडर का मतलब है, आप मुझे बताएं, ये जो हमारा कोड होता है जब हम अपना सर्वर रन करते हैं यहाँ पे npm run dev करके, तो वो जो रन टाइम होता है वो कहाँ पर हमें जो यूआई होता है वो कहाँ पर शो होता है, वो शो होता है इस ब्राउजर पर. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम कहते हैं कि यार हमने अपना कोड जो है ना रेंडर कर दिया ब्राउजर पे. इसका मतलब है कि हमने जो अपना कोड है वो ब्राउजर को दे दिया है, हमने अपना जो कोड है वो ब्राउजर के हवाले कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग. अगर हम यहां से भी पढ़ें, इसकी डेफिनेशन को पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल शॉर्टली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेंडरिंग कन्वर्ट्स द कोड, ठीक है, यू राइट इनटू यूजर इंटरफेस. मतलब कि जो आप कोड लिखते हैं उसको जब वो कोड एक यूजर इंटरफेस में यूआई में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग. ठीक है, अब रेंडरिंग जो है ना हर जगह हो रही होती है. आप HTML CSS से वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो जब उसको लाइव सर्वर चला के लोकल होस्ट पे अपना रन करते हैं, ठीक है, उसको लाइव सर्वर चला के, तो वो भी आप एक तरह से रेंडर कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को. ठीक है, रिएक्ट के अंदर आप चीज कराएंगे, वो भी आप रेंडरिंग कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन 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 रेंडरिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, मतलब कि ब्राउजर को अपना कोड देने की, ब्राउजर पर यूआई शो करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं. ठीक है, वो हर फ्रेमवर्क, हर लाइब्रेरी डिफरेंट डिफरेंट देता है. ठीक है, सही हो गया, यहां तक क्लियर है. ठीक है, बिल्कुल आसान लफ्जों में रेंडरिंग का चाहें तो आप लोग अपने एंड पे लेटर ऑन जब आप पढ़ रहे हो या पढ़ना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन पे आए, रेंडरिंग सर्च करें तो आपको मिलेगा नेक्स्ट जेएस की. मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन इज द इजीएस्ट डॉक्यूमेंटेशन. जितनी भी आप लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करें आज तक, मुझे सबसे जो अच्छी और सबसे एक कॉन्क्रीट कहना, सॉरी, सेग्रीगेट वे के अंदर, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर और इजी डॉक्यूमेंटेशन है, वो है नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन. तो काइंडली डॉक्यूमेंटेशन को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा करें, ठीक है, ताकि आपका एक वोकैबुलरी भी बिल्ड होगी. ठीक है, अच्छा, अब रेंडरिंग को समझने के लिए ना कुछ फंडामेंटल्स हैं. ठीक है, रेंडरिंग को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल्स है. फंडामेंटल में सबसे पहली चीज आती है इन्वायरमेंट्स को समझना, कि व्हाट इज द इन्वायरमेंट्स. ठीक है, दूसरी चीज आती है रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल, और तीसरी चीज है नेटवर्क बाउंड्री. अच्छा, ये जो दो चीजें ना, ये तो अभी हम प्रैक्टिकली समझ लेंगे क्या होती है. बाकी जो ये चीज है ना, ये अभी हम समझते हैं ये होती क्या है. ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास जो रेंडरिंग की इन्वायरमेंट होती है ना, वो दो इन्वायरमेंट होती है. ठीक है, तीसरी इन्वायरमेंट नहीं है अभी हमारे पास, अभी सिर्फ हमारे पास दो इन्वायरमेंट है. वो कौन सी इन्वायरमेंट होती है? एक होती है क्लाइंट, ठीक है, एक होती है क्लाइंट की इन्वायरमेंट, और एक होती है सर्वर की इन्वायरमेंट. दो इन्वायरमेंट होती हैं, एक क्लाइंट इन्वायरमेंट होती है, एक सर्वर इन्वायरमेंट होती है. क्लाइंट का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास ब्राउजर होता है ना, ये जो ब्राउजर इनके का इन्वायरमेंट होता है, ब्राउजर होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट इन्वायरमेंट. ठीक है, और जो सर्वर होता है, अब सर्वर क्या होता है? सर्वर होता है कि जिसको हम कहते हैं ना बैकएंड, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं कि यार जो है ना पीछे एक सर्वर चल रहा है जिसपे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्वर. ठीक है, अब मेनली जो VS कोड के अंदर हम ये अपना कोड लिखते हैं, और जब हम npm run dev करके सर्वर रन करते हैं, तो वो एक सर्वर रन होता है बेसिकली, दैट इज सर्वर. और इस टाइम पे सर्वर क्या है? सर्वर इज नथिंग, सर्वर इज लाइक समन ए कंप्यूटर. ठीक है, जैसे ये मेरा लैपटॉप है ना, ठीक है, ये अभी मेरे लिए एक सर्वर का काम कर रही है. ये मेरे लिए क्यों सर्वर का काम कर रहा है? इसलिए क्योंकि ये जो मेरी वेबसाइट है वो इसके ऊपर रन होगी. जब इस पे रन होगी तो ये मेरा सर्वर है. कल को जब इसी वेबसाइट को मैं जाके डिप्लॉय करूंगा, कहां पर डिप्लॉय करूंगा? वर्सल पर डिप्लॉय करूंगा. ठीक है, तो उस टाइम पे जो मेरा सर्वर होगा वो वर्सल का कंप्यूटर होगा, जिसके ऊपर ये मेरा कोड, ये पूरा सोर्स कोड, अगर किसी ने वेबसाइट डिप्लॉय की हो तो यूं ही करते हैं ना कि आप लोग इस पूरे सोर्स कोड को कहां पे पुश करते हैं? गिटअप पे पुश करते हैं. देन फिर गिटअप से आप वर्सल के ऊपर जो है ना उसको पुश करते हैं. तो
बेसिकली ये पूरा जो सोर्स कोड होता है, इस पूरे सोर्स कोड को आप वर्सल के सर्वर पे पुश करते हो, और वर्सल का सर्वर जब रन होता है तो वो एक सर्वर है, ठीक है। और देन फिर जब यूजर आके रिक्वेस्ट करता है, लेट्स सपोज यूजर आके रिक्वेस्ट करता है www.abc.com, तो इट्स मीन कि जब वो .abc.com को रिक्वेस्ट कर, तो वो उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, वर्सल के सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वो क्लाइंट की इन्वायरमेंट में रहता हुआ, ब्राउजर की इन्वायरमेंट में रहता हुआ, सर्वर की इन्वायरमेंट से रिक्वेस्ट करके वेबसाइट को फेच कर रहा है। तो ये दो इन्वायरमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करती है अभी तक, ठीक है। एक है क्लाइंट की इन्वायरमेंट विच इज दिस वन, ब्राउजर इन्वायरमेंट, और एक होती है सर्वर की इन्वायरमेंट। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इन दो इन्वायरमेंट्स के अंदर। सर अगर हम इसको सर्वर को बैकएंड कह लें तो क्या ये ठीक होगा? देखिए, बिल्कुल सर्वर को आप बैकएंड कह सकते हैं, बिकॉज सारा जो बैकएंड का कोड होता है वो आपके सर्वर पर ही रन हो रहा होता है, ठीक है। बट ये है कि अब बैकएंड के अंदर भी दो चीजें आ जाती है ना, ठीक है। अब वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बट आप कह सकते हैं, यू कैन से, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आप यू कैन से, लेकिन मेन अगर मैं आपको सर्वर का मतलब बताऊं ना, तो सर्वर मतलब एक कंप्यूटर होता है। सिंपल टर्म में सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट जो है ना एग्जीक्यूट हो रही होती है, रन हो रही होती है। अभी मैंने आपको पूरा एक फ्लो भी समझाया कि जैसे वर्सल का सर्वर, और ये अभी करंटली ये जो मेरा कंप्यूटर नहीं, मेरा सर्वर है अभी, क्योंकि मेरी वेबसाइट इसके ऊपर लोकल होस्ट पे चल रही है, ठीक है, इसके ऊपर रन हो रही है, इसके ऊपर होस्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, कोई और सवाल? हाँ, चैट पे तो नहीं है शायरों कोई भी सवाल, तो ठीक है, आप ठीक है। कंटिन्यू करें। अच्छा, यहां से भी अगर आप शॉर्टली पढ़ें तो लिखा हुआ है क्लाइंट रेफर्स टू द ब्राउजर, जो मैंने आपको बताया कि क्लाइंट रेफर करता है ब्राउजर को, मतलब क्लाइंट का मतलब ब्राउजर, ठीक है। अ यूजर डिवाइस दैट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर फॉर योर एप्लीकेशन कोड, वही चीज जो मैंने अभी आपको फ्लो समझाया कि जो क्लाइंट होता है ये आपका ब्राउजर होता है, जो कि बेसिकली क्या होती है, यूजर की एक डिवाइस होती है ना, डिवाइस ही होती है ना, जैसे इट कैन बी मोबाइल, इट कैन बी लैपटॉप, और इट कैन बी एनी इलेक्ट्रॉनिक क्या सॉरी एनी मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटेशन डिवाइस, ठीक है। जो कि ब्राउजर से जो है ना यूजर की जो डिवाइस होती है वो किसको रिक्वेस्ट करती है, सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। सर्वर किसको, जिसके ऊपर एप्लीकेशन पड़ी हुई, जिस कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशन पड़ी हुई। तो वो अभी मैंने आपको पूरा फ्लो समझाया है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां पर है तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस सर्वर रेफर्स टू अ कंप्यूटर, वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वर एक कंप्यूटर को रेफर करता है, ठीक है, इन अ डेटा सेंटर दैट स्टोर्स योर एप्लीकेशन कोड। सिंपल टर्म कि जब आप अपना वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करते हैं कोड, तो उस टाइम पे किस कंप्यूटर पे आपका कोड होता है, वर्सल के कंप्यूटर पे कोड होता है। तो इट्स मीन उस टाइम पे जो सर्वर होता है आपका वर्सल का सर्वर होता है। इस टाइम पे अभी मेरा कोड कहां पे है, मेरे कंप्यूटर के अंदर है, मेरे सिस्टम में। तो राइट नाउ माय कंप्यूटर इज द सर्वर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमारे पास दो तरह की इन्वायरमेंट तो हमने अब समझ लिया। अब हमारे पास दो तरह की रेंडरिंग भी होती है इसी इन्वायरमेंट के अंदर। अब मैं यहाँ पे आपको, अच्छा देखिए, आज की क्लास जो है ना प्रैक्टिकल बेस कम, और जो है ना एक तरह से समझ ले थ्योरेटिकल क्लास है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। और ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जेएस को यूज करने की वजह ही मेनली ये कॉन्सेप्ट है। नहीं तो अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है सिंपल, इसी से आप लोग में भी शायद पहले तक आप लोग ये सोचते होंगे इस चीज को कि यार रिएक्ट के अंदर भी तो इसी तरह से कंपोनेंट्स बनते हैं, यही एचटीएमएल लिखते हैं, यही टेलमेंट सीएसएस होती है और वेबसाइट बनती है। इसी तरह से हम चलें, एचटीएमएल सीएसएस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारी एडिशनल चीजें मिल जाती हैं, बट रिएक्ट के अंदर और फिर नेक्स्ट में क्या फर्क है, मे भी शायद पहले तक आप ये सोचते हो, लेकिन आज आपको वो चीज पता चलेगी कि क्यों नेक्स्ट को इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा है, एसएसआर, ठीक है, मैं साथ इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, ठीक है, सर्वर सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और अभी यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, कि दिस इज क्लाइंट साइड रेंडरिंग, वही चीज जो अभी मैं आपको बता के आ रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो। अभी मेरा ख्याल से ये क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है, नाउ, ठीक है। अच्छा, अब देखें,
कि अब सिंपल समझ आ रहा है कि जब आपको मैंने सर्वर भी समझा दिया और क्लाइंट भी समझा दिया, तो अब मेरा ख्याल है आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा कि सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब है कि वो रेंडरिंग, वो कोड जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर एग्जीक्यूट होगा, कहां पर रेंडर होगा, सर्वर के ऊपर रेंडर होगा। और क्लाइंट साइड रेंडरिंग का मतलब है वो कोड, वो आपका सोर्स कोड, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट पर जो है ना रेंडर होगा, क्लाइंट पर एग्जीक्यूट होगा। यहां तक कोई इशू? ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई दोनों में जो है क्या डिफरेंस है और ये क्या सारा जो है ना मामला है। तो पहले हम समझते हैं क्लाइंट साइड को, बिकॉज इनिशियली हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग थी, ठीक है। सर्वर साइड आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी के अंदर, तो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जेएस ही एक ऐसा फ्रेमवर्क है, और भी है, लाइक एस्ट्रो हो गया, गेट्स भी हो गया, और भी फ्रेमवर्क हैं हमारे पास ऐसे जो कि एज अ स्टैटिक जनरेटर काम कर रहे होते हैं। बट मेनली क्योंकि नेक्स्ट जेएस पे हम सीख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, नेक्स्ट जेएस इज वेरी कंपेटेबल एंड कन्वीनियंट, ठीक है, तो इसलिए हम नेक्स्ट जेएस को ही प्रेफर करते हैं ज्यादा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं इसको, क्लाइंट साइड को देखते हैं। अच्छा, तो अब देखिएगा आप, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक बनाता हूं यूजर, ठीक है, यहां पर क्रिएट करते हैं यूजर, ठीक है, इसका लिखता हूं यूजर, ठीक है। यूजर बन गया। अब ये जो यूजर है ना, ये यूजर, दिस यूजर, ये कहां पर आया है? ये आया ये इस ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। अब ये गूगल पे आया और इसने गूगल पे आके रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की अभी बताते हैं, ठीक है। गूगल पे आके इसने कहा कि भाई मुझे दे दो, लेट्स सपोज, यहाँ पे हम सर्च करते हैं www डॉट, क्या सर्च करें, .node.com, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है। इसने भाई रिक्वेस्ट की कि मुझे ये वाली जो है ना साइट चाहिए, ठीक है। मे भी हो सकता है आपको नजर आए, बट मेनली ये समझ लें ये ब्राउजर है, ये यूजर है और ये यूजर ब्राउजर पे है, और इसने इससे रिक्वेस्ट की है www.node.com की, उसने वेबसाइट की रिक्वेस्ट की मुझे। तो अब ये रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, ठीक है, रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, हमने पढ़ा है यहाँ पर अभी, अगर आप गौर से देखें तो हमने यहाँ पर ये चीज पढ़ी है। क्या पढ़ी हुई है? यहाँ पर देखें, the client refers to the browser on a user device that sends a request to a server for your application code। तो इट्स मीन कि ये जो नोड की वेबसाइट जिस भी सर्वर पर पड़ी हुई है, हमें नहीं पता किस सर्वर पर पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन जिस भी सर्वर पर पड़ी हुई है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जाएगी उस नोड के सर्वर पर जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर ये रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। अब क्या होगा, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। यहां पर हम बनाते हैं अपने पास एक सर्वर, यहां पर एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो अब जो है यहां पर हम बनाते हैं अपने पास एक सर्वर, ठीक है, यहां पर, हियर, ये आ गया सर्वर, ठीक है, सर्वर, सही हो गया। अब ये गई सर्वर पर रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसका मैं नाम भी साइड पे हल्का सा दे देता हूँ, ब्राउजर, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इस तरह से, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये ब्राउजर है जिसके ऊपर यूजर आया, ब्राउजर पे उसने रिक्वेस्ट की। अब यही रिक्वेस्ट आई किसके पास? सर्वर के पास। किसके सर्वर के पास? जिसके ऊपर ये नोड की वेबसाइट जो है ना डिप्लॉय हुई है, जिस कंप्यूटर पे, जिस सर्वर पे ये नोड की वेबसाइट है, ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट आई। अब ये सर्वर का करेगा, क्योंकि हम किस रेंडरिंग के अंदर है, किस रेंडरिंग टेक्निक के अंदर अभी हम सीख रहे हैं इस चीज को, हम सीख रहे हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग में रहते हुए, ठीक है। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर सर्वर का क्या रिस्पांस होता है? क्लाइंट साइड रेंडरिंग के अंदर सर्वर का यह रिस्पांस होगा कि सर्वर का करेगा, सर्वर यहां से एक एम्प्टी एचटीएमएल की फाइल, ठीक है, एम्प्टी एचटीएमएल फाइल, और एक बड़ी सारी, मैं लिखता हूं यहाँ पे फुल, अभी के लिए मैं फुल लिख रहा हूं, बट फुल से मतलब ये कि एक अच्छा खासे अमाउंट के साथ, ठीक है, हैवी अमाउंट के साथ जो है ना जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है, दिस जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, और एम्प्टी एचटीएमएल की फाइल, ठीक है, एम्प्टी एचटीएमएल की फाइल, ठीक है। ये दोनों फाइल्स जो है ना किसको सेंड करेगा, अभी बताता हूं आपको किसको सेंड करेगा। ये दोनों फाइल्स, ये जो सर्वर है, जी,
तो बेसिकली अब ये हमारी जो रिक्वेस्ट है ब्राउजर ने सर्वर पे की, और सर्वर एज अ रिस्पॉन्स क्या देगा, ये दो फाइल्स एज अ रिस्पॉन्स देगा। एक फुल ऑफ जावास्क्रिप्ट होगी जिसमें लाइक के जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। इसको बेसिकली कहते हैं जावास्क्रिप्ट बंडल, ठीक है। तो एक पूरा बंडल देगा, ठीक है। और ये होगी एम्प्टी HTML की फाइल, ठीक है। अब ये किसको देगा, अभी देखते हैं किसको देगा। अब ये जो देगा ना ये फाइल, ये दोबारा यहां पर मैं आता हूं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और ये दोबारा ये जो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की थी ना, इस ब्राउजर को जो है ना ये दोनों चीजें दोबारा दे देगा, ठीक है। अब मैं इसको ना देखता हूँ, अगर मेरे पास ना इसमें एक होता है रोटेटिंग एरो, अगर उसमें इसमें मुझे मिल गया तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। शारून अपनी स्क्रीन थोड़ी मिनिमाइज कर दें, बहुत ज्यादा अच्छा, apps- मिनिमाइज करता हूँ, हाँ एक सेकेंड। अब ठीक है जी, परफेक्ट। जी, ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब ये एज अ रिस्पॉन्स जो है ना, रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये एज अ रिस्पॉन्स दोबारा ये जो सर्वर है ना, ये रिटर्न करेगा इस ब्राउजर को, ठीक है। यूजर आया, यूजर ने रिक्वेस्ट की ब्राउजर के ऊपर कि भाई मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए, और इसने आगे रिक्वेस्ट की सर्वर को, और ये सर्वर है, ये एक एम्प्टी HTML की फाइल और फुल ऑफ जावास्क्रिप्ट बंडल जो है, ये दोनों फाइल्स जो है बेसिकली एज अ रिस्पॉन्स जो है दोबारा उस ब्राउजर को दे देगा जिस ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। अब आगे काम शुरू होता है इस ब्राउजर का। अब ये ब्राउजर का करेगा, क्योंकि हम लोग किस रेंडरिंग एनवायरनमेंट में, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एनवायरनमेंट में, तो इसका मतलब ये होता है, यही मेन चीज कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि यहां पर ये होगा कि यहां पर ये जो ब्राउजर है ये अपने अंदर अपने पास बिल्कुल स्क्रैच से यूजिंग दिस जावास्क्रिप्ट बंडल एंड एम्प्टी HTML फाइल पूरी वेबसाइट को ब्राउजर अपने पास क्रिएट करेगा, देन फिर हमारे पास रेंडर करेगा गूगल के ऊपर, ठीक है। देन फिर ये बिल्कुल जो ये प्रोसेस होता है ना, बिल्कुल मिली सेकेंड्स का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये प्रोसेस तो बिल्कुल मिली सेकेंड्स का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। बट लेकिन ये जो है ना आपके लिए तो मिली सेकेंड्स का प्रोसेस होगा, बट बिहाइंड द सीन अभी हम चल के देखेंगे जो सर्च इंजन वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए कितना डिले होता है, ठीक है। हमारे लिए तो चले मिली सेकेंड्स का ही प्रोसेस होता है, उसमें भी समटाइम हमें भी वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि समटाइम हमारी भी इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है, डिवाइस इश्यूज होते हैं, तो जिसकी वजह से वो मिली सेकेंड्स में भी चले जाते हैं और समटाइम मिनट्स में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बैड एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपको अभी के लिए बस मुझे ये बताएं, आपको ये चीज समझ आई कि जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होगी उसके अंदर काम किस तरह से होगा। उसके अंदर काम ये होगा कि यूजर आएगा, ब्राउजर पे रिक्वेस्ट करेगा, जिस भी एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा उसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो उस जो एप्लीकेशन जिस भी सर्वर पर पड़ी हुई ना, अब ये मे भी हो सकता है, ये भी सवाल है कि भाई जो है ना ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन किस सर्वर पर पड़ी हुई, तो ये बेसिकली अब ये एक अलग कहानी है। ये बेसिकली इंटरनेट की एक पूरी टेक्नोलॉजी, एक इंटरनेट का जो जाल है, IP एड्रेसेस एंड DNS सिस्टम वगैरह, वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो अभी आपने उसमें नहीं जाना, सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, जिस एप्लीकेशन की आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। उसके सर्वर पे जब रिक्वेस्ट जाएगी तो उसका सर्वर एक एम्प्टी HTML फाइल और फुल ऑफ जावास्क्रिप्ट बंडल जो है एज अ रिस्पॉन्स देगा, वापस किसको देगा, उसी ब्राउजर को एज अ रिस्पॉन्स देगा। और ये जो ब्राउजर है, अब ब्राउजर का आगे से काम शुरू हो जाएगा, जब रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो ब्राउजर का काम ये शुरू हो जाएगा कि वो पूल बिल्कुल स्क्रैच से पूरी वेबसाइट को क्रिएट करेगा। दैट प्रोसेस इज टाइम टेकन, ठीक है। उसके अंदर टाइम लगता है, इट कैन बी मिली सेकेंड्स, इट कैन बी नैनो सेकेंड्स, और इट कैन बी सेकेंड्स एज वेल, ठीक है। तो वो सेकंड में, बट अब इसका फॉल बैक भी ना, इसके फॉल बैक ऑब्वियस सी बात है। बट ये बताएं, ये फ्लो आपको समझ आया इन क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या हो रहा है, ठीक है, ये फ्लो आपको समझ आया। ठीक है, तो अब ये आपको फ्लो समझ आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यही चीज सर्वर साइड में कैसे हो रही, क्योंकि फिर हम एट द एंड जो है ना इनको कंपेयर करेंगे आपस में, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये सर्वर साइड का क्या फायदा होता है, ठीक है, और जो है ना क्लाइंट साइड का क्या फायदा होता है, और जो रिएक्ट को जो है ना छोड़ के नेक्स्ट जेएस के ऊपर आने का क्या फायदा है, ठीक है। तो अभी आपको क्लाइंट साइड की तो रेंडरिंग समझ आ गई, ठीक है, कि इसमें क्या होता है। अभी यही पूरी जो डायग्राम है ना, इसको हम मिमिक करेंगे सर्वर साइड के अंदर भी रहते हुए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर एक यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर जल्दी से, ठीक है। और इसके साथ साथ सेम यहाँ पर भी फिनोमिना होगा कि ऑब्वियस सी बात है, सर्वर साइड रेंडरिंग हो या क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो, यूजर ने तो ब्राउजर पे आके रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है।
सो अगेन ये जो यूजर है ये रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। अगेन ये यूजर जो है रिक्वेस्ट करेगा फॉर द सेम वेबसाइट, अभी हम देखते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास सर्वर है, ठीक है, दिस दिस ये रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आएगी, ठीक है। और ये भी सेम वही सर्वर होगा, लेकिन अभी के लिए देखें सर्वर वगैरह कुछ भी नहीं बदल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये कोई और सर्वर और ये सर्वर, सा ब्राउजर, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ टेक्निक चेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ अभी हम देखेंगे कि जो तरीकेकार है, जो वे ऑफ रेंडरिंग है वो चेंज होगा, ठीक है। तो वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एक कंप्लीट कंप्लीट HTML पेज। अब यहां पे आएगा ट्विस्ट, ठीक है, कि यहां पर जो है हमारे पास एक कंप्लीट HTML का जो पेज है ना वो आएगा, ठीक है। जब हम किस टेक्निक के अंदर होंगे, सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर होंगे। और जावास्क्रिप्ट की कितनी सी फाइल आएगी वो भी अभी हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कितनी आएगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की सिर्फ जो जावास्क्रिप्ट का जो समझ ले बेसिकली डाटा होगा, या कहने जिस अमाउंट में आएगी वो सिर्फ होगी नेसेसरी जावास्क्रिप्ट। नेसेसरी की जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि जितनी सिर्फ इस पेज को जरूरत होगी ना उतनी ही जावास्क्रिप्ट मिलेगी, ना कि एक पूरा जावास्क्रिप्ट का जो है ना हैवी बंडल मिल जाएगा, ठीक है। जितनी सिर्फ नेसेसरी जावास्क्रिप्ट की जरूरत होगी ना उतनी, JS से मुराद है, जावास्क्रिप्ट मैंने फुल नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हो रहा, ठीक है, यहां पर कंपैरिजन करें, यहां पर एम्प्टी HTML फाइल जा रही है और फुल एक भरी हुई जावास्क्रिप्ट की फाइल जा रही है। और जिसको बनाएगा भी कौन, बाद में जाके पूरी वेबसाइट भी कौन क्रिएट करेगा, ब्राउजर। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अभी आप देखिएगा, ठीक है। यहां पर जो है, जो ये चीज एज अ रिस्पॉन्स जा रही है, ठीक है, यहां पर बेसिकली, यहां पर ये जो ब्राउजर है इसको अब आपका HTML या वेबसाइट क्रिएट करने की, पेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि सर्वर से ही उसको बना बनाया HTML पेज मिल जाएगा, ठीक है। और नेसेसरी जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो जावास्क्रिप्ट की जरूरत होगी इस HTML के पेज के अंदर, सिर्फ वही जावास्क्रिप्ट मिलेगी। लेट्स सपोज ये इसी को एक पेज कंसीडर करें, ये पेज है। अब ये देखें बाकी तो सारा स्टैटिक है, अब जैसे ये भी स्टैटिक है, ये भी सारी चीजें स्टैटिक है, लेकिन ये जो सम बटन्स है इनके जो फंक्शनैलिटी हो रही होगी और इसकी बिहाइंड जो जावास्क्रिप्ट, नेसेसरी जावास्क्रिप्ट होगी, सिर्फ वही मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ना कि पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का बंडल मिल जाएगा, ठीक है। और इससे अब इसका बेनिफिट देखें क्या होगा। बेनिफिट यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ब्राउजर को जो है ना तो वेब पेज बनाना पड़ रहा है, ठीक है, और जो जावास्क्रिप्ट मिल रही है वो भी बिल्कुल मिनिमल अमाउंट में मिल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट में मिल रही है। और यहां पर क्या हो रहा है, एक तो जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा मिल रही है और खाली HTML मिल रही है, और जहां पर जो है उसको पूरा पेज। अब मुझे ये बताएं, ये ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा या ये ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा? एग्जैक्टली exactly। तो जो CSR है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, ये ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो ब्राउजर को पूरा जो वेबसाइट है स्क्रैच से खुद बनानी पड़ेगी, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट के पूरे बंडल को हैंडल करना होगा। और यहां पर इसलिए कम टाइम होगा क्योंकि जो HTML का ये पेज है ये बना बनाया इसको मिलेगा ब्राउजर को, और ये उसको सामने रेंडर कर देगा। और ये जो नेसेसरी जावास्क्रिप्ट होगी ये सिर्फ ब्राउजर जो है ना उसके अंदर इंजेक्ट करेगा। इसको कहते हैं रिएक्ट के अंदर, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसको कहते हैं, हाइड्रेशन मतलब कि, अच्छा ये चीज याद रखिए, ये जो सर्वर होता है ना, सर्वर पे कभी भी आपकी जो क्लाइंट साइड की जावास्क्रिप्ट होती है ना वो कभी भी नहीं आती, ठीक है। अच्छा, अब उसका एक केस होता है, वो अभी हम जाके आगे पढ़ेंगे कि एक केस होता है कि आती भी है, बट कहने का मतलब ये कि मेनली जो जावास्क्रिप्ट आपकी इंजेक्ट होती है ना पेज के अंदर, ठीक है, वो ब्राउजर पे जाकर होती है, क्योंकि जो इंटरेक्टिविटी होती है, ये जो क्लिक के फंक्शंस होते हैं, हॉवर की चीजें होती हैं, ठीक है, मूव के फंक्शन इवेंट्स होते हैं बेसिकली, वो सारे क्लाइंट पे आगे होते हैं
ना सर्वर पे जाके तो कोई नहीं ना क्लिक कर रहा होता, हर बंदा हर यूजर ये जो ब्राउजर होता है इसी पे आके बटन क्लिक कर रहा होता है, इसी पे आके इवेंट्स परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट होती है वो इंजेक्ट होती है ब्राउजर पे आके, बट पहले से ये जो HTML का पेज होता है ना ये बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, अब इससे क्या फायदे होते हैं, आप फायदे समझे। फायदे ये होते हैं कि जब आप SSR में काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो सबसे मेन और सबसे बड़ा फायदा होता है दैट इज SEO। ठीक है, क्या SEO। अब ये SEO क्या है चीज भाई। SEO इन सिंपल टर्म मतलब ये है कि हर बंदा इस टाइम पे चाहता है कि जो मेरी वेबसाइट है, जो मेरा एप्लीकेशन है वो सबसे टॉप पे है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शूज, ठीक है, अब शूज के आपके सामने इतनी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, बट यही क्यों ऊपर आ रही है, यही क्यों ऊपर आ रही, बाकी क्यों नहीं आ रही। क्या ये खुद से गूगल कुछ कर रहा है, ये इस तरह नहीं, इनके बिहाइंड इनकी अच्छी SEO हुई हुई है, इनके बिहाइंड इनके अच्छा जो है ना ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है, इसलिए जो है ये वेबसाइट्स रैंक में आ रही हैं। और हर क्लाइंट हर पर्सन इस टाइम पे चाहता है कि जब उसकी वेबसाइट ऊपर होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेबसाइट पे लोग ज्यादा आएंगे, तो उसकी वेबसाइट पे जब लोग ज्यादा आएंगे तो उसकी सेल्स इंक्रीज होंगी। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज, Amazon, ठीक है, कोई भी ई कॉमर्स की कंपनीज हैं वो यही चाहती हैं कि उनकी वेबसाइट ऊपर आए। ठीक है, तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए Next.js इज द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि Next.js के अंदर जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट रेंडरिंग होती है दैट इज सर्वर साइड रेंडरिंग, और ये जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है ये भी Next.js के अंदर आप रहते हुए परफॉर्म करवा सकते हैं। बट अगर हम रिएक्ट के अंदर बात करें तो रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। अगर उसमें आपको सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है तो वैसे तो उसमें यह है कि ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजें होती हैं कि एक होती चीज जिसको हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है ना जुगाड़ करके काम करना, तो जुगाड़ करके तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं बट नेटिवली वहां पे सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो बेस्ट अप्रोच है दैट इज Next.js। ठीक है, और React.js के अंदर अभी के लिए आप ये समझ लें कि React.js के अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होती, उसके अंदर ये जो मैंने आपको पूरा एक फ्लो क्रिएट किया ना इसी तरह से होता है। ठीक है, कि यूजर आता है, रिक्वेस्ट करता है और पूरी वेबसाइट जो है ना ये ब्राउजर खुद से बनाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है जो कि Next.js के अंदर हम परफॉर्म करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि बना बनाया HTML का पेज मिलता है और सिर्फ नेसेसरी जावास्क्रिप्ट जाती है और ब्राउजर को जो है ना बना बनाया HTML का पेज मिलता है, और जो छोटी सी मिनिमल अमाउंट ऑफ जावास्क्रिप्ट होती है वो उसमें इंजेक्ट हो जाती है और जल्दी से हमारा पेज जो है ना शो हो जाता है। लेकिन अब ये SEO के अंदर कैसे आता है, फायदे में आता है इस तरह से कि बेसिक हमारे पास जो सर्च इंजन होते हैं, गूगल हो गया, ओपरा हो गया, या कोई भी सर्च इंजन हो गया, किसी भी ब्राउजर हो गया, ब्राउजर का सर्च इंजन हो गया, वो बिहाइंड द सीन जब आप यहाँ पर आके कोई भी वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं ना तो वो उसको किस तरह से रैंक कर रहे होते हैं, वो उसको रैंक इस तरह से कर रहे होते हैं कि बेसिकली ये जो सर्च इंजन बॉट्स होते हैं ना बेसिकली ये रीड करते हैं HTML को, सॉरी ये रीड करते हैं HTML को, ये जो HTML का कंटेंट होता है ना, इसीलिए तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी SEO के लिए हम लोग किसको यूज कर रहे होते हैं, HTML के सिमेंटिक टैग्स को। इसीलिए तो हम कह रहे होते हैं कि भाई HTML का जो कंटेंट है ना उसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा करो, ये जो फैव आइकॉन है इसको अच्छे से अच्छा करो ताकि जो चैट बॉट्स हैं वो डिटेक्ट कर लें, वो पता चल जाए उनको कि ये भाई शूज रिलेटेड, क्योंकि वो ये जो हमारे पास स्टैटिक कंटेंट होता है ना इसको पढ़ रहे होते हैं, उनको जावास्क्रिप्ट थोड़ी ना समझ आएगी, वो इसको पढ़ रहे होते हैं, ये जो HTML का कंटेंट होता है इसको जो है ना इंडेक्स कर रहे होते हैं इस कंटेंट को। तो इसीलिए जब हमारे पास कंप्लीट HTML का पेज सर्वर पर ही रेंडर होके यानी कि ब्राउजर को जल्दी मिल जाता है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, क्योंकि यहां पर उसको बनाना पड़ता है, यहां पर बना बनाया HTML का पेज जो है ना सर्च इंजन को मिल जाता है। तो इसीलिए वो जो ये वाली वेबसाइट्स होती हैं जहां पर सर्वर साइड रेंडरिंग यूज हो रही होती है उनको वो जल्दी रैंक करता है, जल्दी ऊपर लाता है। ऑब्वियस सी बात है जो वेबसाइट उसके स्टैक में पहले आएगी उसको वो पहले शो करेगा और जो आखिर में आएगी उसको वो आखिर में शो करेगा, बिकॉज इट्स रनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है ना कि वो पहला दूसरा तीसरा इस तरह से शो करेगा, ना कि वो सबसे आखिर वाला पहले और सबसे पहले वाला आखिर में करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है सबसे मेन बेनिफिट जो है उसका मैंने बताया। अब इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो कि अभी हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमर, जो लेकिन जो सबसे मेन और एक बहुत समझ लेके प्राइमरी बेनिफिट है वो
इस ये वाला है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पर आए क्लाइंट साइड रेंडरिंग में, तो ऐसी बात नहीं है कि इसके बेनिफिट नहीं है, इसके भी बेनिफिट हैं, ठीक है। ऐसी चीज नहीं है कि इसके बेनिफिट नहीं है, इसके भी हैं, बट इसके कॉन्स भी हैं, और इसके भी कॉन्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि अब जो है ना हम थोड़ा सा आगे इसको बढ़ते हैं। मेनली अभी हमने ये समझ लिया, अब हम जो है ना नेक्स्ट जेस के अंदर रहते हुए हम समझेंगे कि सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो उनके क्या फायदे होते हैं, ठीक है, और कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। बट यहां पर बताएं, ये दो एनवायरनमेंट आपको अच्छे से समझ आ गई, ये दो रेंडरिंग टेक्निक्स आपको अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। सो ये चीज हमने कर ली, ठीक है। अब हम चलते हैं कि दो चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है। एक चीज होती है सर्वर कंपोनेंट्स और एक चीज होती है क्लाइंट कंपोनेंट्स। तो अभी हम चल के देखते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होती है। अच्छा, अगर मेनली मैं आपको इन सिंपल टर्म बताऊं ना, तो सर्वर कंपोनेंट का सिंपल मतलब है, आपको पता है ना कि हम लोग जब नेक्स्ट जेएस के अंदर या रिएक्ट जेएस में कोड लिख रहे होते हैं, तो किस शक्ल में लिख रहे होते हैं, किस फॉर्म में हम कोड लिख रहे होते हैं। हम लिख रहे होते हैं फंक्शंस की फॉर्म के अंदर, या इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं हम लिख रहे होते हैं कंपोनेंट्स की फॉर्म के अंदर। तो मेनली अगर आपको इसको बिल्कुल इजी करके समझना चाहे, तो सर्वर कंपोनेंट्स का सिंपल मतलब है कि ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर रेंडर होंगे, सर्वर पर रेंडर होंगे, ठीक है। और क्लाइंट कंपोनेंट्स का, अगर मैं क्लाइंट वाले पेज पे आऊं, तो क्लाइंट कंपोनेंट्स का मतलब है ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे फंक्शंस जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां पर रेंडर होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट पर, इस ब्राउजर पर रेंडर होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात हमें समझ आती है, ठीक है, कि जो हम बात करें ना सर्वर साइड रेंडरिंग की, तो ये यही चीज है कि जो कंपोनेंट हम सर्वर कंपोनेंट एज अ बनाएंगे, वो इस टेक्निक के साथ यूज होंगे, ये जो अभी आपको बताइए। और जिन कंपोनेंट्स को हम एज अ क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाएंगे, वो इस तरह से जो है ना क्लाइंट पे रेंडर। बट ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इसी तरह से होगा, थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो मैं आपको अभी चल के आगे बताता हूँ, डीप डाइव जब जाते हैं तो बताता हूँ। बट अभी के लिए एक हाई लेवल पे समझने के लिए आप ये जो टेक्निक्स बताइए ना, इनको जहन में रखना है आपने अपने, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि सर्वर कंपोनेंट्स क्या है। तो सिंपल अगर हम समझे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स अलाउ यू टू राइट यूआई दैट कैन बी रेंडर एंड ऑप्शनली कैश्ड ऑन द सर्वर। तो सिंपल मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि ऐसे कंपोनेंट जो कि सर्वर पे रेंडर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर ना और भी कुछ सारी इसकी सब रेंडरिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें स्टैटिक रेंडरिंग है, डायनेमिक रेंडरिंग और स्ट्रीमिंग है। अब ये जो डायनेमिक रेंडरिंग है और स्टैटिक रेंडरिंग है ना, इसके अंदर जो है ना फर्क है, इसके नाम से भी पता चल रहा होगा और वैसे भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये जो स्टैटिक रेंडरिंग है ना, इसको बेसिकली स्टैटिक साइट जनरेशन भी कहते हैं। इन सिंपल अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, तो SSG भी कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। SSG एंड ISR क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कि सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ये डायनेमिक रेंडरिंग बेसिकली क्या होती है। तो मेनली डायनेमिक रेंडरिंग का मतलब होता है, ठीक है, कि चले मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूं, अभी बताऊंगा तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सर्वर रेंडरिंग, जो कि मैंने आपको कहा था ना डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ते, तो वो यही है, ठीक है। सर्वर कंपोनेंट्स के आप डॉक्यूमेंटेशन में तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, पहला बेनिफिट है कि भाई डेटा फैचिंग, ठीक है। तो डेटा फैचिंग ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो डेटा फैचिंग होती है ना, ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है आप सर्वर पे करवाना चाहते हैं, ठीक है। सर्वर पे इसलिए करवाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका डेटा होता है वो सेंसिटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद जो डेटा होता है ना, सम टाइम जो है ना टाइम भी कंज्यूम करता है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस होती है ना वो ज्यादा, सॉरी, जो होता है ना रिसोर्सेज होते हैं ना वो ज्यादा लेता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा हो ना, वो हम डेटा फैचिंग नॉर्मली ज्यादातर हम सर्वर पर ही करवा रहे होते हैं, सर्वर कंपोनेंट। सम टाइम क्लाइंट पर भी करवानी पड़ जाती है, इट्स डिपेंड ऑन द यूज केस, बट मेनली डेटा फैचिंग का काम हम कर रहे होते हैं सर्वर पर। अब ये पूरी एक डेफिनेशन है, ये आप खुद से जो है ना इसको रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी के पॉइंट से सर्वर कंपोनेंट्स बेस्ट है, या कह लें सर्वर साइड रेंडरिंग जो है ना बेस्ट है। अब कैसे बेस्ट है, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। ये जो हमारे पास क्लाइंट होता है ना, ये जो हमारे पास ब्राउजर होता है, ठीक है, आप शायद मे भी समझते हो कि इसके अंदर जब आप ये एप्लीकेशन ओपन करें, तो हमारे पास एपीआईज होती है, ठीक है। एपीआईज की एक सीक्रेट की होती है, ठीक है। आपको पता होगा कि एपीआईज जो होती है उनकी सीक्रेट में भी, अगर आप लोगों ने उनको इंटीग्रेट किया हो, ठीक है, तो एपीआई की सीक्रेट की होती है। बेसिकली वो जो की होती है ना, वो समझ ले बिल्कुल सेम एज इट इज होती है, जैसे हमारी गाड़ी की चाबी होती है, जैसे हमारी किसी भी घर की चाबी होती है, वो उसी तरह से एपीआई की होती
समझ लें, हमारे डेटा की, हमारी समझ ले पूरी जो हमारा डेटा होता है ना, उसकी वो की होती है, उसकी वो चाबी होती है। अगर वो कोई क्या कहते हैं चुरा ले, ठीक है, तो वो इजीली कोई भी हैक कर ले, तो इजीली जो है ना उससे जो है ना हमारी एपीआई को यूज करता है ना, वो अपना डेटा फैचिंग कर सकता है, और सारा जो बिल होगा ना उस एपीआई का वो सारा हमारे कार्ड पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ये जहन में रखें कि जो एपीआई कीज होती है इतनी जरूरी होती है। और जब आप उसको सर्वर पर रखते हैं, ठीक है, यानी कि जब आप अपनी डेटा फैचिंग सर्वर पर कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपका जो सेंसिटिव डेटा होता है या जो लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, वो जब आपके सर्वर पर हो रहे होते हैं, तो बेसिकली जो सर्वर होता है ना, इसको हैकर जो है ना एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये तो वो कंप्यूटर है ना जिसके ऊपर आपका कोड पड़ा हुआ है, और ये जो कंप्यूटर है ये तो वर्सल के अंडर है, ठीक है, इसके ऊपर हैकर कैसे जाके करेगा काम, इसके ऊपर हैकर नहीं जा सकता। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर यही डेटा फैचिंग, यही एपीआई की अगर आपकी क्लाइंट पे पड़ी होंगी, इट्स मीन कि अगर आपकी क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही होगी और वहां पर आपकी डेटा फैचिंग भी ऑन दी क्या कहते हैं पैरेलल हो, ऑन द सेम टाइम हो रही होगी, ठीक है, क्लाइंट के ऊपर ही आप करवा रहे होंगे, और उसमें एपीआई की भी होगी आपकी जो कि एक्सपोज होगी बिल्कुल, तो इजीली वो यहां से इंस्पेक्ट करके, ठीक है, इंस्पेक्ट करके, और इजीली आपकी एप्लीकेशन के अंदर यहां से जावास्क्रिप्ट के कोड में जाकर, यहां से एप्लीकेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड में जाकर, और वो इजीली जो है आपकी एपीआई को यहां से चुरा लेगा, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, और आपका जो है ना बिल फिर जो है ना सही वाला आएगा। ठीक है, तो यह चीज आपने बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है, कि जब भी आपने मेनली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी जो भी फैचिंग वगैरह कर रहे हो वो आपने इस पे करनी है। अच्छा, उसके बाद कैशिंग का एक मैकेनिज्म होता है। अब ये कैशिंग क्या होती है, इसको हम, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, तो अभी के लिए बस इस तरह समझ लें कि कैशिंग भी एक चीज है, अभी के लिए ये समझ लें। अच्छा, परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि परफॉर्मेंस आपने इसके यहाँ पर देखा है सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर। अच्छा, अब जो चीज हमारे पास एक सीखने और समझने वाली आती है, ये क्या लिखा हुआ है, इनिशियल पेज लोड एंड फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, तो मेनली जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, एसएसआर आप जब कर रहे होते हैं, तो जो इनिशियल पेज रिलोड होता है, ठीक है, कहां गया, हाँ ये वाला इनिशियल पेज लोड होता है। हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। ऑन द सर्वर वी कैन जनरेट एचटीएमएल टू अलाउ यूजर्स टू व्यू दी पेज इमीडिएटली। ठीक है, व्यू द पेज इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द क्लाइंट टू डाउनलोड, पार्स एंड एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट नीडेड टू रेंडर द पेज। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर वही चीज बताई कि बना बनाया पेज आपको मिल जाता है। ठीक है, इस चीज की जरूरत नहीं होती कि आप जो है ना पहले जो ना इंतजार किया जाए कि जावास्क्रिप्ट कब बनेगा पेज और कब क्लाइंट पे सारा काम होगा। बनी बनाई जनरेटेड एचटीएमएल आपको मिल जाती है। लेकिन ये जो आपका फास्टेस्ट काम होता है ना, फास्टेस्ट काम ये इनिशियल लोड पे होता है। इनिशियल लोड का मुराद ये है, मतलब ये है इनिशियल लोड से मेरा, कि जब आप यहां पर आएंगे ना, ठीक है, जब आप यहां पर आते हैं, ठीक है, तो जब आप यहां पर सर्चिंग करते हैं किसी भी वेबसाइट की, अभी जैसे मैंने शूज का सर्च किया हुआ है, तो ये अभी मेरे पास कहाँ क्या होगा, इनिशियली लोड्स होंगी सारी वेबसाइट जो है ना, जो सर्च इंजन है ना उसके ऊपर इनिशियली सारी वेबसाइट जो है ना लोड होंगी। तो इस टाइम पे इनिशियल लोड के लिए जो सर्वर साइड रेंडरिंग है ना वो बहुत कमाल काम करती है, क्योंकि इनिशियली जब आपकी ऑब्वियस सी बात है कि जब इनिशियली आपकी जो ये सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही होती है, ठीक है, ये क्या कहते हैं इसको कि जल्दी रेंडर हो जाती है एज कंपेयर टू क्लाइंट साइड रेंडरिंग में, तो इसीलिए आपका जो वेबसाइट है वो रैंक हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप सब सीक्वेंट नेविगेशन कर रहे होते हैं, सब सीक्वेंट नेविगेशन से मुराद ये है मेरा कि लेट्स सपोज मैं इस वेबसाइट पे गया, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इस वेबसाइट पे गया, ठीक है, और इससे इस वेबसाइट पे जाने के बाद अब जो मैं नेक्स्ट पेजेस पे जाऊंगा, ठीक है, इस पे जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, तो ये बेसिकली कहां से बन के आएंगे पेजेस, अगर मैं सर्वर साइड रेंडरिंग यूज कर रहा हूं तो कहां से बन के आएंगे, सर्वर से बन के आएंगे पेजेस मेरे पास। ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरा हर एक ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेस्ट, जब मेरा हर एक पेज सर्वर से बनकर आएगा, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी टाइम है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो इसलिए जो इनिशियल रिलोड होता है, जो फर्स्ट टाइम रिलोड होता है, उसके ऊपर तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग बहुत कमाल काम करती है। लेकिन जब सबसीक्वेंट नेविगेशन हो रही होती है, ठीक है, या जब आपके दूसरे पेजेस पे, आप उसी वेबसाइट में रहते हो, दूसरे पेजेस पे जा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर हर रिक्वेस्ट के ऊपर आपकी सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही होती है, जिसके ऊपर सम टाइम सर्वर पर लोड भी ज्यादा पड़ जाता है। अगर आपका सर्वर बहुत अच्छा नहीं है, रिसोर्सेज कम है, तो उस पर लोड भी ज्यादा पड़ जाता है। बट
ठीक है, बट समझते हैं हम इस चीज को कि इसको हम किस तरह से जो है ना बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये जो मैंने आपको बताया है ना, ठीक है, कि जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे होते हैं और ऑन डिमांड पेजेस बनते हैं, एक होती है स्टैटिक साइड भी। ठीक है, ये देखें, अच्छा स्टैटिक, सर्वर और ये स्ट्रीमिंग, तीनों चीजें जो है ना किसके अंदर आती हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग में आती हैं। ये स्टैटिक रेंडरिंग भी, डायनामिक रेंडरिंग भी और स्ट्रीमिंग भी, तीनों आती अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सर्वर पे, सर्वर रेंडरिंग में आती है। मतलब कि जो इनका कोड होता है वो सर्वर पर रेंडर हो रहा होता है, बट थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर फर्क है। फर्क ये है कि जो स्टैटिक रेंडरिंग होती है, अब क्योंकि अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है तो मैं इसलिए इसके अंदर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको हाई लेवल पे समझाऊं तो स्टैटिक रेंडरिंग होती है, मतलब कि आपका जो HTML का पेज होता है ना वो बिल्कुल स्टैटिकली बन जाता है, वो फिर चेंज नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट। वो पेज, स्टैटिक पेज चेंज नहीं हो जाता, एक बारी जब वो सर्वर पर बन गया तो बस फिर वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जो डायनामिक पेज होता है, तो नाम से समझ आता है डायनामिक पेज यानी कि डायनामिक रेंडरिंग, उसका मतलब यह है कि जब डायनामिक पेजेस हम क्रिएट कर रहे होते हैं यूजिंग सर्वर साइड रेंडरिंग, तो वो पेज ऑन डिमांड बनता है। तो मेनली जो मैंने आपको चीज बताई कि जब हम वुमेन पे करेंगे, मैन पे करेंगे, शूज पे करेंगे, किसी पे भी करेंगे, ठीक है, तो जो पेज मेरे पास आ रहा होगा, ठीक है, वो क्या आ रहा होगा, वो पेज मेरे पास आ रहा होगा ऑन डिमांड। ठीक है, ऑन डिमांड वो पेज जो है ना मेरे पास जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेनली अभी ये वाला जो पेज है ना, ये वाला पेज इट्स कंप्लीटली स्टैटिक साइड पेज। ठीक है, ये स्टैटिक हुआ हुआ है। ठीक है, ये डायनामिकली जनरेट नहीं हो रहा। अगर मैं इस पे भी क्लिक करूंगा, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है। ठीक है, दीज ऑल आर स्टैटिक। ठीक है, ये सारे जो है ना ये पेजेस स्टैटिक है, इन ये डायनामिक पेजेस नहीं है, इसीलिए अभी आपने देखा कितनी जल्दी जल्दी आपके पास जो है ना ये शो हो रहे थे। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर जो मेरे पास पेजेस हों, अगर वो मेरे पास जो पेजेस हों वो डायनामिकली रेंडर हो, ऑन डिमांड बन रहे हो, तो उस केस के अंदर आपका जो पेज होता है वो हर पेज जो है क्या कहते हैं सर्वर्स पे बनता है। ठीक है, जब ऑब्वियस सी बात है, जब यूजर आके रिक्वेस्ट करेगा उस पेज की तो वो सर्वर पर रेंडर होगा, सर्वर पर बनेगा, तो फिर आपको मिलेगा। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस होता है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक रेंडरिंग। जब, अच्छा सिंपल टर्म में समझने के लिए, जब यूजर जाके किसी पेज को इन्वोक करे, किसी पेज को जाके रिक्वेस्ट करे, ठीक है, और तब वो पेज सर्वर से बन के आए, तो वो पेज होता है डायनामिक पेज। ठीक है, और जब जो है ना स्टैटिक रेंडरिंग भी सेमली होता है कि जब यूजर रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। फर्क ये होता है कि स्टैटिक के अंदर जो होता है ना कंटेंट बदलता नहीं है, कंटेंट जो है ना चेंज नहीं होता, लेकिन जो डायनेमिक होता है ना, डायनेमिक का मतलब ये होता है कि फ्रेश डेटा, फ्रेश कंटेंट आपके पास आता है। ठीक है, अब उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज समझ ले, ये अगर मेरे पास ये जो मेरा होम पेज है, ठीक है, अगर इस होम पेज के ऊपर अगर आप आए, ठीक है, तो अब ये जो होम पेज है ना, अच्छा ये मैं आपको यूज केस भी साथ साथ बता रहा हूं, तो ये चीजें बड़े अच्छे से समझें। ठीक है, अच्छा अब ये जो मेरे पास होम पेज है ना, ये वाला मेरा होम पेज है, ठीक है, ये होम पेज पे मुझे पता है कि भाई ये जो होम पेज है ना ये ऐसा ही रहेगा, ये स्टिल रहेगा, इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं चेंज होगी। ठीक है, हो सकता है शायद कभी कोई क्या कहते हैं 6 महीनों बाद हो जाए, ठीक है, तो हो जाए, बट फ्रीक्वेंटली या रैपिडली इसके अंदर डेटा जो है ना डायनामिक नहीं आ रहा, तो मैं इसको रखूंगा स्टैटिक। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेटा वेटा इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है ना जो बना दिया बस यही रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मेन्यू वाले पेज पे जाऊं, ठीक है, तो जो ये मेन्यू का पेज है ना, इस मेन्यू के पेज के अंदर जो ये डेटा है ना, ठीक है, ये हो सकता है आज अगर यहाँ पर 10 प्रोडक्ट्स हैं तो मे भी हो सकता है कल इसके अंदर 20 हो जाए, परसों से, तो यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा होगा ये डायनामिक आ रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पेज को डायनामिकली रेंडर करवाऊंगा और ये वाला जो पेज होगा इसको मैं स्टैटिकली। अब ये कैसे होगा, कहां से होगा, ये अभी हम आगे चल के देखते हैं। तो मेनली ये कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको सर्वर कंपोनेंट्स के या सर्वर साइड रेंडरिंग के आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट हम क्लाइंट को पढ़े समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं। अभी के लिए मुझे बताएं कि जो चीज मैंने आपको समझाई है, हो सकता है ये थोड़ा सा जो है आपके लिए क्या कहते हैं कि इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो कि भाई ये इतनी सारी चीजें जो है ना स्टैटिक भी है, डायनामिक भी है और ये सारी चीजें, ठीक है, तो कंफ्यूजिंग हो। लेकिन इस वीडियो को ये हमारी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो इस वीडियो को आपने 2 से 3 दफा दोबारा से देखना अगर आपको ना चाहे, क्योंकि ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक दफा जब आपकी जहन में चीज बैठ गई तो फिर मुश्किल नहीं होगी। अगर किसी का रिलेटेड टू टॉपिक क्वेश्चन है तो काइंडली करें, अदरवाइज हम जो है ना आगे मूव करते हैं। ठीक है,
तो अब जो है हम अपने कोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कोड की आरुण, तरफ। दो सवाल हैं। अगर जी एक है बोलें। स्टैटिक और डायनेमिक रेंडर कैसे करते हैं, और दूसरा सवाल है कि स्टैटिक और डायनेमिक अभी भी समझ नहीं आया। अच्छा देखिए, जो स्टैटिक और डायनामिक कैसे करते हैं ना, ठीक है, वो मैं अभी आपको एक सेकंड के अंदर जो है ना करके बता दूंगा कि कैसे होती है। ठीक है, अभी बेसिकली हम करेंगे नहीं, वो हम आगे जाके चीजें करेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि अभी के लिए आपको मैं एक ओवरव्यू बता दूंगा कि किस तरह से होती है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं कि ये नहीं समझ आया कि स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक और डायनामिक मैंने बड़ी उसको एक्सप्लेन किया, एक्सटेंसिवली बताया, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक अगर उसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप प्लीज क्वेश्चन करें। अगर पूरा नहीं समझ आया तो फिर जो है ना आप दोबारा से इस वीडियो को जब ये अपलोड हो जाएगी उसको देखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना बता दूं, जो स्टैटिक पेजेस होते हैं, कहले स्टैटिक रेंडरिंग होती है, उसका मतलब होता है ऐसे पेजेस जिसके ऊपर कंटेंट जो है लेटर ऑन चेंज नहीं होगा, वो स्टैटिक ही रहेंगे। लेकिन डायनामिक इटसेल्फ, जो डायनामिक होता है ना, डायनामिक का मतलब होता है ऐसी चीज, ऐसा कुछ प्रोसेस जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, फ्रीक्वेंटली चेंज होने हो रहा हो, या उसकी पॉसिबिलिटीज हो चेंज होने की, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। तो नाम से समझ आता है, जब हम डायनेमिक की बात करेंगे तो यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे पेजेस जो कि चेंज हो सकते हैं, जिनके ऊपर जो कंटेंट है वो बदल सकता है। लेकिन जब हम स्टैटिक की बात करेंगे तो मतलब इट्स स्टैटिक, उस पर चेंजेस नहीं होंगी परफॉर्म। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज डिफरेंशिएट करने के लिए कि स्टैटिक पेजेस कौन से होंगे हमारे पास और डायनामिक कौन से होंगे, मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा अपने पास बिल्ड। ठीक है, अब ये बिल्ड क्या होती है भाई, तो बिल्ड सिंपल टर्म में आप इसको इस तरह से अभी के लिए समझ लें। ठीक है, कि हम जो अपना एक कोड होता है ना पूरा, दो तरह की हमारे पास इन्वायरमेंट होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया ना, एक क्लाइंट, सॉरी वो क्लाइंट की और सर्वर की बात थी। जब हम अपने कोड के अंदर बात कर रहे होते तो हम क्या कर रहे होते, एक होती है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक होती है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम कौन सा सर्वर रन करते हैं, एनपीएम रन डेव का। डेव की जो फुल फॉर्म है ना, वो है डेवलपमेंट है। डेव का मतलब ही डेवलपमेंट है, यानी कि ऐसा सर्वर रन हो रहा होता है जो कि डेवलपमेंट में काम कर रहा होता है। डेवलपमेंट में काम करने से मुराद ये होता है कि जो भी हम चेंजेस करेंगे परफॉर्म अपनी वेबसाइट के ऊपर, जब भी हम हम कोड पे चेंज करते हैं, और वो जो चेंजेस होते हैं हमारे वहां पर जो है ना एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, हमें बार बार जो है ना सर्वर को बंद करने के चलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो ये एनपीएम रन बिल्ड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सर्वर है ना वो चला जाता है प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि हमारी वेबसाइट हो गई कंप्लीट, हमने npm run build का जो कमांड थी एग्जीक्यूट कर दी, हमारी जो एप्लीकेशन का कोड है वो बिल्कुल जैसे एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन का कोड हो गया, वो लॉक हो गया। अब अगर हम अपने यहाँ पर कोड में कोई भी चेंजेस करेंगे ना, तो वो जो हमारा कोड रन हो रहा होगा ना एप्लीकेशन, उसमें नहीं होंगे चेंजेस, क्योंकि वो प्रोडक्शन बिल्ड बन जाती है। ठीक है, अब इसको आपने सर्वर साइड और क्लाइंट साइड से नहीं कंपेयर करना, ये प्रोडक्शन बिल्ड या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट इज एन अदर थिंग। ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग वो अदर चीज है, तो इसको आपने उनसे कंपेयर नहीं करना। लेकिन बस मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आए और यहां पर देखें राउट लिखा हुआ है। राउट का इन सिंपल टर्म, सॉरी इन अदर वर्ड अगर हम कहें तो राउट का मतलब है पेजेस। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर आप आके देखें तो ये देखें, ये जो हमारे पास ये सारे जितने भी ये है ना, ये सारी पेजेस हैं। ठीक है, आपको पता है ना ये जो स्लैश होता है, ठीक है, ये स्लैश रिप्रेजेंट करता है हमारे पास राउट सेगमेंट को। तो मेनली ये जो स्लैश है, सिंगल स्लैश, इसका मतलब है होम पेज है, ये है नोट फाउंड का पेज, ये है अबाउट का पेज, ये है अबाउट के पेज के अंदर जो कैरियर का पेज है, मतलब कि नेस्टेड राउट, नेस्टेड पेज, ये है पर्सनैलिटी, अकाउंट्स, एडमिन, कॉन्टैक्ट, डेव और पोर्टफोलियो, और ये जो हमने अपना एक डायनामिक। अच्छा देखिए, वो जो मैंने npm run build का समझाया था, वो ये कमांड मैंने चाहिए, जैसे npm run dev चलाते हैं ना, इसी तरह से npm run build चलती है। ठीक है, अच्छा जब build की कमांड चलती है तो ये पूरा हमारे पास बेसिकली जो है ना एक बिल्ड बनती है, यानी कि समझ लें हमारे पास एक प्रोडक्शन के अंदर एक पूरा कोड तैयार होता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, राउट। ठीक है, राउट का इन सिंपल टर्म अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं पेजेस, भी हम इसको कहते हैं अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर ही। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है ये जो स्लैश होता है ना, रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक सिंगल राउट को। ठीक है, मेनली जो हमारे पास जो हमारा लैंडिंग पेज होता है, जो होम पेज होता है, वो होता है हमारा स्लैश से रिप्रेजेंट, हम उसको करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये नोट फाउंड का पेज है, अबाउट का पेज है, अबाउट के अंदर जो कैरियर पेज है वो पर्सनैलिटी, अकाउंट, एडमिन, कॉन्टैक्ट, डेव, पोर्टफोलियो, और ये वो हमारा पेज है जो हमने डायनेमिक पेज बनाया था लास्ट क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो। ठीक है, और यहाँ
यहाँ पर ये हमारा स्लैश वाई, ये हमने एक सिंगल सॉरी ये हमने नॉर्मल एक पेज जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए बनाया था, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं, ये आपको समझ आया कि ये जो पेजेस ये बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें थोड़ी सी, यहाँ पर इस जगह पर ये कर्सर पर मेरे गौर फरमाएं, ठीक है। अच्छा अब ये बता रहा है कि जितने भी पेजेस इस सिंबल के साथ हैं, ये सर्कल वाले सिंबल के साथ है, वो कौन से पेजेस हैं, पढ़ें। वो पेजेस हैं स्टैटिक। वो पेजेस कैसे प्री रेंडर्ड एज स्टैटिक कंटेंट, वो पेजेस कैसे रेंडर हुए हैं, वो स्टैटिकली रेंडर हुए हैं। और जितने भी पेजेस किस उसके साथ है, सिंबल के साथ है, दिस वन, इसको हम पहले इसको लैम्डा का सिंबल होता था, अब इन्होंने ये ना एफ का कर दिया, तो बेसिकली इसको हम एक फंक्शन कह सकते हैं हम, ठीक है, या कह ले डायनेमिक भी कह सकते हैं। अच्छा इस सिंबल के साथ जो होंगे हमारे पेजेस वो होंगे डायनेमिक, ठीक है। और ये भी कहां पर रेंडर हो रहे हैं, हो सर्वर पर ही रेंडर है, लेकिन कैसे रेंडर हो रहे हैं, ऑन डिमांड रेंडर हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जो स्टैटिक पेजेस होते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास जो है ना पहले से बने बनाए मौजूद हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। जब ये हमारी बेसिकली ये बिल्ड बनती है ना, ये जो बिल्ड होती है, जब ये बिल्ड बनती है ना, तो उस टाइम पे जो स्टैटिक पेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो बने बनाए पेजेस वो बन जाते हैं। लेकिन जो ये डायनेमिक पेजेस होते हैं ना, ये आपको नहीं बने बनाए मिल रहे। बेशक ये सर्वर पर ही बनते हैं, लेकिन ये कब बनेंगे, जब ऑन डिमांड, जब यूजर जाके रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तब ये बनेंगे। लेकिन अब आप लोग पूछेंगे कि यार जो स्टैटिक है बन तो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो तो रेंडर तो लाइक शो तो तभी होंगे ना जब यूजर उस पर जाके क्लिक करेगा। जैसे कि अगर मैं आऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पर आऊं, तो अब ये मेरे पास जितने भी पेजेस हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी पेजेस हैं, ये पेजेस हैं स्टैटिक पेजेस है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब मैं अबाउट के पेज पे जा रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, तो उस टाइम पे अबाउट का पेज आ रहा है ना, खुद ब खुद से तो नहीं ना अबाउट का पेज आ रहा। तो आप कहेंगे यार ये तो फिर वही बात हुई कि ऑन डिमांड जब यूजर इस पे क्लिक कर रहा है तो फिर आ रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें डायनेमिक और स्टैटिक कर, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बताया। डिफरेंस ये है कि जो स्टैटिक पेज होता है, बेशक उसको यूजर ही आके इन्वॉक करता है, यूजर ही आके उसको रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका जो कंटेंट होता है वो स्टैटिक होता है, वो कभी भी बदलेगा नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो डायनेमिक पेज होगा, उसके ऊपर जब भी कंटेंट आएगा वो नया फ्रेश डेटा आएगा। अगर लेट सपोज ये एक फूड की एपीआई इसके पीछे लगी हुई है, तो अगर फूड की एपीआई मैं अभी जाके उसमें कुछ चेंजेस करूंगा, उसके अंदर नए प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा, तो इस पेज के ऊपर वो नए प्रोडक्ट्स जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि ये डायनेमिक पेज होगा, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये अबाउट का पेज है और इसके ऊपर लेट सपोज कर लें कि मैंने जो है ना शेफ की एपीआई लगाई हो, अब ये जो शेफ है यहाँ पर राइट नाउ एक शो हो रहा है, ठीक है। और अगर ये स्टैटिकली इसको तो मैं पीछे अपनी एपीआई में जितने भी मर्जी शेफ इंक्रीज कर दूं, यहाँ पर एक ही शो होगा, क्योंकि ये वाला जो पेज है वो स्टैटिकली बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसको आप काइंडली अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा चाहो अपनी स्क्रीन स्विच कर लिया करें। अच्छा एक सेकंड मैं अपनी ना होल स्क्रीन पे कर देता हूँ, सॉरी कि आप लोगों को इसमें मुश्किल हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये चीज आपको समझा रहा था कि अगर मैं अबाउट के पेज पे हूंगा, ठीक है, तो अबाउट का अगर मैंने स्टैटिकली बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो स्टैटिकली अगर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो कंटेंट है, ये जो मौजूदा कंटेंट है, पीछे मैं जितना भी कंटेंट चेंज कर दूं, अगर ये डायनामिक कंटेंट आ रहा है किसी ना किसी एपीआई के थ्रू, लेट सपोज ये शेफ की एक पिक्चर है और ये किसी एपीआई से आ रही है, ठीक है, और मैं उस एपीआई में जाके जो है ना पिक्चर इसकी जगह कोई और लगा दूं, और फिर मैं सोचूं कि यार यहाँ पर भी वो पिक्चर जो है ना चेंज हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो पेज है ये स्टैटिकली जो है ना रेंडर हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इस पेज पे जाऊं, ठीक है, और इसको अगर मैंने डायनामिकली रेंडर किया हुआ है, ठीक है, तो फिर इसके इसके ये जो प्रोडक्ट्स इतने सारे बने हुए हैं, इसकी अगर मैं एपीआई में जाके पीछे एपीआई समझ लें कि पीछे बिहाइंड द सीन डेटाबेस में जाके मैं कोई दो चार प्रोडक्ट और इसके अंदर ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर भी जो है ना शो हो जाएंगे, क्योंकि ये पेज डायनामिक है। ये पेज तब क्रिएट हो रहा है जब यूजर इस पे डिमांड करे, मतलब कि ये फ्रेश डेटा को लेकर आ रहा है। लेकिन जो ये वाला पेज है ये फ्रेश डेटा को नहीं ला रहा है, ये उस डेटा को ला रहा है जो डेटा इसको जब ये बिल्ड क्रिएट हुई थी, एनपीएम रन कर बिल्ड करके जब ये बिल्ड क्रिएट हुई थी, तब जो डेटा बना था, तब जो डेटा मिला था, उस टाइम पे जो डेटा था, उस डेटा को जो है ना वो शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी यकीनन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है। और अब मैं आपको, अगर आप यहां से आप देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी पेजेस विद दिस सिंबल शो हो रहे हैं
वो सारे स्टैटिकली रेंडर्ड हुए हैं, लेकिन जो इस सिंबल के साथ शो हो रहा है, जो कि हमारे पास ये एक ही पेज है, कोड्स का पेज है, वो डायनामिक पेज है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ आया कि जितने भी पेजेस, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि डायनामिक पेजेस कैसे बनते हैं, तो बेसिकली जितने भी पेजेस आप उस टेक्निक के साथ बनाएंगे वो सारे पेजेस आपके डायनामिक पेजेस कहलाएंगे। और बाय डिफॉल्ट बाकी जितने भी पेजेस आप जो है ना नॉर्मली क्रिएट करेंगे वो जो है सर्वर कह रहा हूं, स्टैटिक पेजेस कहलाएंगे। ठीक है। मैम प्लीज, अगर कोई यहाँ पर कोई किसी का क्वेश्चन हो, मैं साथ ही साथ इसको अपने रन भी कर लेता हूँ। अच्छा, जब बिल्ड हमारी क्रिएट हो जाती है ना, तो फिर हम npm रन डेफ नहीं करते बल्कि रन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है ना वो प्रोडक्शन लेवल वाला कोड स्टार्ट हो। ठीक है, मैं जैसे इस पे करूंगा, अभी आप देखिएगा हमारी वेबसाइट कितनी जल्दी से जो है ना हमारे ब्राउजर पे लोड। देखें, अभी हम लोग आए भी नहीं थे और हमारे आने से पहले ही हमारी वेबसाइट लोड हो गई हुई है। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है। ठीक है, अब जो है हमारी चीजें स्टैटिकली हो रही हैं। ठीक है, तो ये फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अबाउट के पेज पे जाऊंगा तो ये भी फास्ट होगा, ये भी फास्ट होगा, ये भी फास्ट होगा। ये सारे पेजेस जो है ना मेरे पास फास्ट ही होंगे। ठीक है, बट अगर लेट सपोज करें कि मैं क्या करता हूं कि ये तो अब ये तो आपने देख लिया, जितने भी पेज हैं सारे स्टैटिक बने हुए हैं। ठीक है, तो इन पे जब मैं जा रहा हूँ तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी मेरे पास शो हो रही है, देखें कितनी जल्दी जल्दी शो हो रहे हैं मेरे पास। लेकिन अगर मैं क्या करूं, जो मेरे पास डायनेमिक पेज है, जो कि मैंने आपको बताया ऑन डिमांड बनेगा, जब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा तब वो सर्वर से बन के आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं भी, लेट सपोज हम देखते हैं ये जो हमारे पास, मैं इतनी दफा कह चुका हूं ना कि भाई ये पेजेस हमारे पास बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्रूव करता हूँ। प्रूव कैसे करूंगा? नेक्स्ट के यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अभी ये मैं जिस भी कोड में जा रहा हूँ उसकी टेंशन नहीं ले, सिर्फ प्रूफ चेक करें। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, स्टैटिक में आऊंगा। ठीक है, और एक सेकंड, सर्वर में आता हूँ, ऐप में आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर हमारे पास सारे पेजेस बने बनाए पड़े हुए हैं, और अबाउट डॉट एच टी एम एल, एडमिन डॉट एच टी एम एल, अकाउंट्स डॉट एच टी एम एल, कॉन्टेंट डेव, ये जितने भी यहाँ पर उसने कहे हैं ना, ये जो पेजेस आपके डायनेमिक बने हुए वो सारे डायनेमिक बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक पेज है, अब ये मल्टीपल टाइम इसलिए हो गए क्योंकि वो ना मैंने इसको इस तरह से किया ना, जूम इन जूम आउट किया, तो वो थोड़ा ग्लिच आ गया इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब ये चार कोड्स के पेज, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब लेकिन आप ये देखें कि ये जो मेरा डायनेमिक पेज है, ये आपको ये पेज इस पूरी लिस्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगा अगर आप इसको ट्रैक करें। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रैक करूं तो ये पूरा पेज, ये देखिए पूरी लिस्ट के अंदर ये आपको पेज नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह यही है कि ये पेज डायनेमिकली हमारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये पेज जो है हमारा डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और बाकी सारे जो है ना स्टैटिकली क्रिएट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिलेटेड डायनेमिक और स्टैटिक के अंदर कोई मसला है तो बता दें नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब ये है कि क्योंकि जो स्टैटिक साइट जनरेशन होती है ना वो इसी को कहते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में, तो थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में, वैसे मैं आपको 90% समझा चुका हूँ, सिर्फ 10% रह गया स्टैटिक का, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको और अच्छे से कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ क्लाइंट कंपोनेंट्स की तरफ। तो मेनली आपको समझ आ गया जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास जो, अच्छा बेस ये भी समझ लें। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि भाई सर्वर कंपोनेंट कौन सा है और क्लाइंट कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है, तो इसकी बड़ी आसानी से हम देखते हैं। अच्छा देखिए, मैं लेट सपोज आता हूँ, ये अबाउट के पेज में आता हूँ, किसी भी पेज में लेट सपोज मैं कॉन्टेक्ट के पेज में आता हूँ, तो बेशक वो पेज हो या कोई एक सिंगल, हम यहाँ पे इस तरह से अपने कंपोनेंट के फोल्डर में अगर कंपोनेंट बना, बेसिकली तो हम एट द एंड बना तो एक कंपोनेंट ही रहना है, तो वो एक फंक्शन ही ना। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये जितने भी हमने कंपोनेंट बनाया इस तरह से करके, ठीक है, कोई भी अगर मैं यहाँ से कंपोनेंट के अंदर भी आऊं, ठीक है, इसके ऊपर भी आऊं, इस पे भी आऊं, इस पे भी आऊं, जितने भी हमने ये बाय डिफॉल्ट अभी तक कंपोनेंट बनाए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस इसको एज अ सर्वर कंपोनेंट कंसिडर करता है। ठीक है, ये कंपोनेंट, ये सभी कंपोनेंट कहाँ पर रेंडर होते हैं? ये सभी कंपोनेंट्स आपके रेंडर होते हैं सर्वर पर। ठीक है, ये सभी कंपोनेंट सर्वर पर। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट इज क्लाइंट कंपोनेंट? क्लाइंट कंपोनेंट किसको कहते हैं? ठीक है, तो क्लाइंट कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं जल्दी से आपको बताता हूं। ठीक है, एक सेकेंड। शारून, अभी सवाल है, आप आखिर में लेंगे या अभी लेंगे? अच्छा देखें, अभी मुझे ये चीज अंडरस्टैंड करवा लें दे, फिर मैं, क्योंकि फिर वो फ्लो है ना वो खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक। जी, आप काइंडली अपने जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन अपने पास रखें, जहन में रखें, क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दें, सिर्फ ये लास्ट है, इसके बाद
हम क्लास को एंड अप करेंगे, क्योंकि आई नो कि थोड़ा सा जो है ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको समझना आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी और अच्छे मैंने देखे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पूरी यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाके देख ले तो इतना एक्सटेंसिवली आपको नहीं मटेरियल मिलेगा। मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके सिर्फ इन दो कॉन्सेप्ट के लिए पूरी क्लास ही रखी थी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 15 मिनट के अंदर भी कवर करवाए जा सकते थे, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए रखे क्योंकि जो है ना ये जरूरी बेसिक है ये, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आई विल शो यू, ठीक है। अच्छा, npm रन डेफ करते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि अब क्लाइंट कंपोनेंट कौन सा होता है, ठीक है। तो सिंपली लेट सपोज करें कि मैं अपने पास ये नैव बार के अंदर आता हूँ, ठीक है। अब मैं अब आपको बताता हूँ जोन से कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के ऊपर आपको मैंने कहा था ना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये जो यूज क्लाइंट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्टेटमेंट होती है ये किस तरह से काम करी होती है और ये क्यों लगानी होती है, ठीक है। तो मेनली जोन सा कंपोनेंट हमारा क्लाइंट कंपोनेंट होता है, या जिस कंपोनेंट को हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है, उसके ऊपर हम ये वाला जो डायरेक्टिव होता है जिसका नाम क्या है, यूज क्लाइंट, ये इसी तरह से लिखा जाएगा। इसको आप ना तो स्पेलिंग बदलेंगे ना ये कोटेशंस बदलेंगी, ठीक है। तो ये टॉप पे लिखा जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि ये नीचे है और वो ऊपर है, नहीं, ये टॉप पे होगा, ठीक है। और ये जो डायरेक्टिव है, ये जो स्टेटमेंट है, ये नेक्स्ट जेएस को बताती है कि भाई ये वाला जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, ये जो नैव बार का ये स्पेसिफिक कंपोनेंट है, दैट इज क्लाइंट कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट कहां पर रेंडर होगा, ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा क्लाइंट पर जाके रेंडर होगा। तो मेनली जहां पर आपको मैं सिंपल एक तरीकेकार बताता हूँ इसको जज करने का, भाई कौन से कंपोनेंट को हमें क्लाइंट बनाना है और कौन से कंपोनेंट को जो है ना हमें सर्वर बनाना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, क्लाइंट की थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ते हैं ना, जैसे सर्वर की पढ़ी है, तो थोड़ी सी क्लाइंट की भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, देखें क्या मेनली लिखा हुआ है, क्लाइंट कंपोनेंट्स, ठीक है। सिंपल क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट कंपोनेंट्स अलाउ यू टू राइट इंटरैक्टिव यूआई दैट इज प्री रेंडर्ड ऑन द सर्वर एंड कैन यूज क्लाइंट जावास्क्रिप्ट टू रन इन दी ब्राउजर। अब ये जो प्री रेंडर ऑन दी सर्वर लिखा हुआ है ना, इस स्टेटमेंट को भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ आप ये याद रखें कि जो क्लाइंट कंपोनेंट है उनका मेन मतलब ये है कि वो क्लाइंट पर मेनली रेंडर करवाने के लिए किए जाते हैं, एंड कैन यूज क्लाइंट जावास्क्रिप्ट टू रन दी कोड, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं, यहां पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखे हुए हैं बेनिफिट्स ऑफ क्लाइंट कंपोनेंट। अब बेनिफिट यहां पर क्लाइंट कंपोनेंट क्या बेनिफिट, यहां पे लिखा हुआ है इंटरेक्टिविटी। तो मेनली जो मैं चीज आपको यहां पर बताने भी चाह रहा था कि आपको कब क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है और कब आपको क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना है, या कब आपको नीड पड़ती है क्लाइंट कंपोनेंट बनाने की, ठीक है। तो वो हमेशा तब आपको क्लाइंट कंपोनेंट बनाने की नीड पड़ेगी जब आपको अपने पेज के अंदर इंटरेक्टिविटी पैदा करनी होगी। अब इंटरेक्टिविटी का मतलब ये है कि जितना भी ऑन क्लिक का खासतौर पर समझ ले, जितने भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं ना जो कि इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है पेज का, लेट्स सपोज ये एक बटन है, ये बटन है, ये बटन है, ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ये सर्च बार है, ठीक है, लाइक एक पॉपअप है, ठीक है। और उसके अलावा आप देखें कि अगर मेरे पास कोई ड्रॉप डाउन यहाँ पे नजर आ जाए, तो लेट्स सपोज अभी मेरे पास यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई नजर नहीं आ रहा, जैसे हाँ ये वाला ड्रॉप डाउन, जैसे ये ड्रॉप डाउन है, तो ये जितने भी काम होते हैं इसको कहते हैं कि इंटरेक्टिविटी पेज में, यानी कि इंटरेक्टिव बनाना पेज को, जाके यूजर उस पर क्लिक करे, वो उसके बदले में कुछ ना कुछ रिएक्शन परफॉर्म, यूजर एक्शन करे वो रिएक्शन करे, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिविटी, ठीक है। तो जहां पर भी हमें जिस भी पेज में हमें इंटरेक्टिविटी पैदा करनी होती है, उस पेज को नहीं हम क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे, ये भी आपने याद रखना है। देखें जो उसका एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा ना, उसको हम क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे। अब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। देखें ये जो हमारे पास नैप बार है ना, ये है हमारा क्लाइंट कंपोनेंट। ये क्या है, क्लाइंट कंपोनेंट। इसका सिंपली क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, ये क्लाइंट कंपोनेंट है, मतलब कि इस कंपोनेंट के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो जिससे जो है ना यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या कहते हैं, यूजर इंटरेक्ट कर रहा है पेज के साथ, इस जिसकी वजह से इसको हमने क्लाइंट कंपोनेंट बनाया, और ये मेनली क्लाइंट पर जो है ना रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये है हमारा नैप बार ये, लेकिन मुझे बताएं क्या ये जो मेरा नीचे का पूरा पेज है, क्या ये भी क्लाइंट कंपोनेंट बन गया है, ये बताएं मुझे।
मुझे ये बताएं कि क्या ये जो मेरा बाकी नीचे का पूरा पेज है ये भी क्या क्लाइंट कंपोनेंट बन गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ ये जो मेरा नैप बार का एक स्पेसिफिक ये जो नैप बार है इसको सिर्फ मैंने क्लाइंट कंपोनेंट बनाया है। बाकी नीचे का पूरा पेज जो है मेरा वो सर्वर साइड पे रेंडर हो रहा है, वो सर्वर कंपोनेंट। ये क्यों? क्योंकि देखें, अगर मैं अगर मैं अपने पेज के अंदर आऊं, अगर मैं अपने पेज में आऊं तो मैंने ये जो बनाया है, सॉरी यहाँ पर मेरा इस तरह से क्यों आ गया, मैंने तो इस पे कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अच्छा हो सकता है बाय मिस्टेक आ गया, बट देखें तो यहां पर देखिए ये जो मेरा मेन पेज है इसको मैंने यहां पर यूज क्लाइंट का ऊपर जो है ना डायरेक्टिव नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट कौन सा कंपोनेंट होगा? सर्वर कंपोनेंट होगा। इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट सर्वर पर रेंडर हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो क्लाइंट कंपोनेंट होता है मेरे पास, वो कौन सा कंपोनेंट होता है? जिसके ऊपर मैं ये पुट करता हूं, और इसका मतलब है ये स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है ना किस पे रेंडर हो रहा है? क्लाइंट पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, और इसका अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। ठीक है, प्रूफ देखते हैं अभी इसका कैसे इसको हम, ऑब्वियस सी बात है ना कि प्रूफ देखना तो लाजमी है, प्रूफ के बगैर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो प्रूफ हम देखते हैं कि मैं करता हूँ कंसोल। ठीक है, अभी आप देखिएगा, मैं करता हूँ कंसोल और मैं लिखता हूँ मेन सर्वर रेंडर्ड पेज। ठीक है, यहाँ क्लिक देता हूँ होम पेज, होम होम पेज लिखता हूँ, होम पेज सर्वर रेंडर्ड डस्ट, ये चीज। अब देखता हूं और मैं इसको एक सेकंड, अब मैं क्या करता हूं कि अब देखते हैं कि अब ये कहां पर शो होगा मेरे पास। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और मैं देखता हूं मेरे पास जो कंसोल है ना वो कहां पर शो होगा। मैं यहां पर भी अपने पास कंसोल ओपन कर लेता हूं, ये क्लाइंट का कंसोल होता है, क्लाइंट के कंसोल की मुराद के ब्राउजर का कंसोल है। ठीक है, और मैं यहां पर भी अपने पास कंसोल ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर ये नीचे देखें क्या लिखा है, होम पेज सर्वर रेंडर। मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूं, और यहां पर अगर हम आए तो यहां पर हमारे पास कोई भी कंसोल नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा से इसको रेंडर करता हूं, मैंने दोबारा से इसको रिलोड किया और यहां पर देखें हमारे पास ये जो क्लाइंट है इसके ऊपर कोई भी हमारे पास कंसोल डॉट लॉग जो है ना प्रिंट नहीं हुआ। ये देखिए पूरी वार्निंग्स आ रही है, बट जो कंसोल डॉट लॉग मेनली हम चाह रहे हैं वो नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोबारा जाऊं यहां पर, ठीक है, और यहां पर आपको दिखाऊं तो ये देखें, एक दफा पहले जब किया था तब लिखा, दूसरी दफा जब मैंने फिर उसको रेंडर किया तो देखें होम पेज सर्वर रेंडर लिखा आया ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट ये देखें जिसके ऊपर हमने यूज क्लाइंट की डायरेक्टिव नहीं यूज की, ये वाला जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है ये सर्वर पर रेंडर हुआ है, हमारे जो सर्वर है उस पर रेंडर हुआ है। लेकिन जिसके ऊपर हम जो है ना यूज क्लाइंट का कंपोनेंट ये करेंगे ना वो उसके ऊपर रेंडर होगा यहाँ पर, हेयर, यहाँ पर वो रेंडर होगा। अब मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अब अगर आप यहाँ इस केस में देखें तो हमारे पास जो ये जो क्लाइंट का कंसोल है उसके ऊपर हमारे पास नहीं कंसोल और लगा है, इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये जो हमारा कंपोनेंट है ये सर्वर पर रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्लाइंट पर इसका कोई भी कंसोल और लॉग या कोई भी जो है ना कोड वगैरह नहीं, कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म होगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहीं पर अपने नैप बार को देखो तो ये जो हमारा नैप बार है ना, ठीक है, ये हमारा जो नैप बार है ना, ये नैप बार है, मैं लिखता हूँ वेलकम टू नैप बार। ठीक है, वेलकम टू नैप बार। ठीक है, ये हमारा क्योंकि कौन सा कंपोनेंट है, ये हमारा कंपोनेंट है क्लाइंट कंपोनेंट। तो इसको अभी आप देखेंगे, इसको भी आप यहां पर देखेंगे, मैं जूम इन भी कर देता हूं, यहां पर आपने गौर करनी है, देखिए कर्सर मेरा नजर आ रहा है ये कंसोल पे। मैं जैसे ही इसको रिलोड करूंगा अपने पेज को तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे, ठीक है, कि अगर मैं नीचे जाऊं तो ये देखें लिखा आ गया ना वेलकम टू नैप बार। अब ये देखें ये दो दफा क्यों आया, इसको अभी के लिए आप छोड़ दें, ये अब आगे जाके जब हम रिएक्ट को पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिएक्ट का ओवरव्यू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये दो दफा क्यों आया। बट अभी के लिए आप ये समझें, अभी के लिए सर आप ये देखें कि ये जो कंसोल है ये कहां पर आया है, क्लाइंट के यहां पर आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसको हमने क्लाइंट कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आप लोगों को क्लियर हुआ क्लाइंट क्लाइंट का किस तरह से क्लाइंट काम कर रहा है, किस तरह से सर्वर काम कर रहा है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? प्लीज। ठीक है, तो देखिए प्रूफ के साथ जब कोई चीज आपको करवाई जाती है ना तो उस वो चीज आपके जहन में, एग्जाम्पल के साथ जब भी कोई चीज आप समझेंगे ना तो वो चीज आपके जहन में बैठ सकेगी। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना इस चीज को प्रैक्टिकली आपको बता पाऊँ ना, छोटी छोटी इस तरह की टेक्निक्स को यूज करके, तो आपकी वो चीज जो है ना बैठ जाएगी जहन के अंदर। लेकिन अभी एक चीज जो लास्ट है वो हमने समझ नहीं है, पहले मैं आपको वो थियोरेटिकली पढ़ाता हूँ। वो क्या चीज है?
ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या लिखा हुआ है। दैट इज प्री रेंडर्ड ऑन द सर्वर। एक स्टेटमेंट देखें और एक और स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आया अभी जरा, एक और स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, यहां पर आते हैं, यहां पर। ठीक है, यहां पर देखें, यहां पर भी क्या लिखा है, टू ऑप्टिमाइज द इनिशियल पेज रिलोड नेक्स्ट.js विल यूज रिएक्ट एपीआई टू रेंडर अ स्टैटिक एचटीएमएल प्रीव्यू ऑन द सर्वर फॉर बोथ क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये फुल पेज लोड, यानी कि इनिशियल जब पेज रिलोड होता है, जब इनिशियली हम अपनी वेबसाइट को रिलोड करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास जो बोथ क्लाइंट वाला कंपोनेंट भी और सर्वर वाला कंपोनेंट भी, वो कहां पर रेंडर हो रहा होता है, वो सर्वर पर रेंडर हो रहा है। तो बेसिकली सर्वर पर प्रीव्यू हो रहा होता है। ठीक है, सर्वर पर जो है ना वो रेंडर हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन ऑन दी सबसीक्वेंट नेविगेशन, अगर मैं नीचे आऊं, नीचे आऊं, यहां पर आऊं, यहां पर आऊं, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा, ऑन द सबसीक्वेंट नेविगेशन क्लाइंट कंपोनेंट्स आर रेंडर इंटायरली ऑन द क्लाइंट विदाउट द सर्वर रेंडर्ड एचटीएमएल। मतलब के जब हम अपनी एप्लीकेशन को इनिशियली लोड करते हैं, जब इस तरह से पूरी एप्लीकेशन को इनिशियली लोड करते हैं, तो जो मेरा क्लाइंट कंपोनेंट होगा या सर्वर कंपोनेंट होगा, वेदर इट्स अ क्लाइंट कंपोनेंट, वेदर इट्स अ सर्वर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट कहां पर जाके रेंडर होंगे, इनिशियली पहले रिलोड की बात कर रहा हूं, दोनों कंपोनेंट सर्वर पर रेंडर होंगे ही होंगे। ठीक है, देखें, जो हमारा सर्वर वाला कंपोनेंट था जिसका हमने लिखा हुआ होम पेज सर्वर रेंडर्ड, उसका भी कंसोल डॉट लॉग आया, और जो ये मेरा क्लाइंट कंपोनेंट है नैप बार वाला, इसका भी ये देखें वेलकम टू नैप बार का आया। लेकिन जो सर्वर का कंपोनेंट है ना, वो सर्वर पर ही देगा, सर्वर वाला क्लाइंट पे नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ जो क्लाइंट वाला है ना, वो क्लाइंट वाला कंपोनेंट इनिशियली फर्स्ट टाइम रिलोड पे सर्वर पर रेंडर भी, सर्वर पर भी रेंडर होगा और यहाँ पे क्लाइंट पर भी रेंडर होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये चीज प्रूव कर देती है, ठीक है, कि इनिशियल रिलोड के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं, ये यहां पर आते हैं, यहां पर फुल पेज रिलोड में, या कह लें इनिशियल पेज रिलोड के अंदर, जब आपका सर्वर, जब आपको कंपोनेंट रेंडर होता है, तो वो दोनों पर सॉरी, जो क्लाइंट होगा और सर्वर कंपोनेंट होगा ना, दोनों ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये दोनों जो है ना सर्वर पर पहले, ये जो मेन चीज समझने वाले हैं, वो ये इनिशियली पहली दफा के अंदर ये जो है ना क्लाइंट कंपोनेंट भी मेरा जो है ना, जो सर्वर है वो तो होगा ही होगा ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसने तो सर्वर पर रेंडर, लेकिन जो क्लाइंट है ना, वो भी पहली दफा के अंदर मेरा जो है ना वो प्री रेंडर होगा उसके ऊपर सर्वर। अगर मैं आपको यहां से जाकर ये भी स्टेटमेंट दिखाऊं, तो ये भी स्टेटमेंट मेनली यही कह रही है, दैट इज प्री रेंडर्ड ऑन द सर्वर। तो ये भी स्टेटमेंट यही कह रही है कि जो हमारा इनिशियली क्लाइंट कंपोनेंट होता है, वो पहले प्री रेंडर होता है सर्वर पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सब सीक्वेंट नेविगेशन के अंदर जो मेरा क्लाइंट कॉम है, वो इंटायरली जो है ना उसके ऊपर होता है, क्या उसको कहते हैं कि इसके ऊपर, क्लाइंट के ऊपर होता है। ठीक है, अब ये मैं आपको कैसे प्रूव करूं, सब सीक्वेंट नेविगेशन का तो मतलब यही है ना, ठीक है, कि भाई मैं क्या कहते हैं कि सब सीक्वेंट का मैंने आपको यही बताया ना, कि एक बारी जब हम ना हमारी इस यहाँ से ये रिलोड करते हैं, तो हमारी पूरी एप्लीकेशन लोड हो जाती है। उसके बाद फिर हम सब्सिक्वेंट नेविगेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाके। ठीक है, तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, अभी आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा, अभी तक जो जो मेरा वेलकम टू नैप बार है ना वाला स्टेटमेंट है, सिर्फ वन टाइम, ठीक है, एंड टू टाइम, बस ये दो दफा जो है ना यहाँ पे प्रिंट हुई है। अब आप देखिएगा, और ये कब प्रिंट हुई थी, जब मैंने अपने वेबसाइट को इनिशियली फुल रिलोड किया था, हार्ड हार्ड रिलोड किया था, हार्ड रिफ्रेश किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये मेरे पास जो है ना हुई थी। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसमें सब सीक्वेंट नेविगेशन से अब मैं पूरी रिलोड नहीं करूंगा, अब मैं इसी एप्लीकेशन में रहते हुए डिफरेंट पेजेस पे जाऊंगा, इस पे जाता हूं, ठीक है, ये देखें, इस पे जाऊंगा, यहां पर भी नजर रखें, इस पे जाऊंगा, ठीक है, ये देखा आपने, जितने भी पेजेस पे आया, जितनी दफा भी ये मेरा नैप बार जो है री रेंडर हुआ है, उतनी दफा मेरे पास जो वेलकम टू नैप बार का कंसोल था वो यहाँ पर प्रिंट हुआ है। लेकिन क्या ये सारे कंसोल आप सर्वर पर प्रिंट हुए होंगे? नहीं, नेवर एट एनी कंडीशन। ये देखें, सिर्फ वही वेलकम टू नैप बार और वेलकम, सिर्फ वही दो दफा जो हमने इनिशियल रिलोड किया था उस टाइम पे है, उसके बाद हमारे पास सर्वर पर ये दोनों चीजें नहीं आई। तो यकीनन अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो है आई नो कि कुछ लोगों का इंटरनेट इशू है, किसी के पास नहीं सही से क्लियर वॉइस जा रही, जिसकी वजह से उनको कॉन्सेप्ट नहीं सही से क्लियर हो पा रहे, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, विद इन 48 आवर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, तो काइंडली आप वहां से जाके जो है इसको आपने देखना है। ठीक है।
अच्छा, अभी जो टॉपिक था मेनली टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समझेंगे स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होती है और आईएसआर क्या होता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल सॉरी, आईएसआर होता है इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, ठीक है। तो वो हम जो है उसको समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम अपनी जो क्लास है इसको एंड अप करते हैं। मैम प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।